सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करूँगी और साथ में कुछ और कमेंट्स का रिप्लाई दूँगी जो आपने उसके बाद ही पूछे हैं। सो लेट्स बिगिन। मैम मेक अ वीडियो व्हाट यू स्टडी फॉर दिस एग्जाम टू बिकम साइंटिस्ट, स्पेशल बुक्स, व्हाट इज एलिजिबिलिटी टू बिकम इट। अच्छा, what is eligibility to become assistant environmental scientist in OSPCB. Okay, so the eligibility, minimum eligibility था कि MSc है या concern relevant subjects में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे इस जॉब के लिए। और मिनिमम मार्क्स जो थे वो 50% थे, आपको 50% MSc में लाना था। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड गाइज, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 55% चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। इसमें एज पर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन MSc विथ 50% मार्क्स ही था। ओके, तो PhD, MPhil इन सब का एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा था और एक्सपीरियंस वगैरह के ऐसे करके एक्सपीरियंस, MPhil, PhD इन सब का मिला के 10 मार्क्स ही मिल रहा था। टोटल 100 मार्क्स था रिक्रूटमेंट के लिए। सो 50 मार्क्स रिटन के थे और 30 मार्क्स करियर के थे और 10 मार्क्स इंटरव्यू के थे और 10 मार्क्स थे एक्सपीरियंस, PhD वगैरह के। रिटन एग्जाम का पैटर्न ये था कि 200 क्वेश्चंस थे, ईच 0.25 मार्क्स के थे और सिर्फ 2 आवर्स थे। 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करने थे और नो नेगेटिव मार्क था, बट टाइम बहुत कम था टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये एक मतलब क्राइटेरिया था कि कंपटीशन हटाने के लिए। जनरली नेगेटिव मार्किंग करते हैं कहीं पे भी टू रिमूव द कंपटीशन, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन दे दो, कम टाइम दे दो, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे सारे। तो जनरल कैटेगरी में 40 अबव अगर आए हैं तो इंटरव्यू का कॉल आ गया था। 35 या 40 अराउंड अगर आए हैं आउट ऑफ 50, मतलब कि जनरल कैटेगरी में ये था कि आउट ऑफ 50 अगर आपके 35 अबव आए हैं तो इंटरव्यू का कॉल गया था। तो ईच सीट में 5 लोगों को बुलाया गया था, मतलब 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू का कॉल आता है। तो 22 सीट थी टोटल और उसमें 110 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सो आउट ऑफ 200 इसका ये मतलब हुआ कि आपको अराउंड 160 अबव तो कैसे भी वो सही करने ही थे। यहाँ गलत होने से नेगेटिव नहीं हो रहा था, पर स्कोर बहुत ज़्यादा जाता है जहाँ नेगेटिव नहीं होता है। जैसे UGC नेट का हो गया, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इट्स रियली हार्ड टू क्वालिफाई। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है और सही अटेम्प्ट ही लेना पड़ता है, क्योंकि आपको स्कोर करने हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर करना होता है। कमिंग टू स्पेशल बुक्स, नहीं, मैंने ऐसे कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ये जॉब ऐसे UPSC की तरह नहीं है कि हर साल होती ही है, या UGC नेट की तरह नहीं है कि हर साल होनी ही है। ये जब भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकलती है तब भरना होता है फॉर्म और फिर एग्ज़ाम देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत सारे मॉक क्वेश्चन पेपर थे तो पता हो कि क्या पढ़ना है, ये सब नहीं था। बट येस, आई वुड रियली लाइक टू से कि UGC नेट के लेवल का प्रिपरेशन मेरी थी, मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया है, तो उस प्रिपरेशन से ये जॉब हो जाएगा आराम से, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बट हाँ बेसिक येट ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो आपका अगर फंडामेंटल बहुत क्लियर है, मेरा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंस था, तो MSc लाइफ साइंस के सिलेबस से भी आया था क्वेश्चन और एनवायरमेंटल साइंसेस के सिलेबस से भी आया था, बट बहुत बेसिक सवाल थे। मतलब हाँ, वो सबको याद होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, बट सारे क्वेश्चंस जो थे क्लासिफिकेशन पे थे, किंगडम के क्लासिफिकेशन के थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन थे, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो वो क्वेश्चंस डुएबल थे। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर लेंगे। येट अगर कोई मेरे से बुक्स पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगी कि कोटपाल की सीरीज़ मैंने पढ़ी थी। कोटपाल की एक सीरीज़ वाली बुक आती है इन्वर्टिब्रेट्स की, और एक मोटी सी किताब आजकल आने लगी है, मेरे टाइम पे वो सीरीज़ थी तो मैंने वही खरीदा था। और वर्टिब्रेट्स का भी आता है कोटपाल,
और वीर वाला रस्तोगी पढ़ा था एम्ब्रोलॉजी वगैरह के लिए। सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारे मैंने पाथफाइंडर से कवर किए थे। पाथफाइंडर की बुक आती है, वो 2 पार्ट्स में है, तो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ साइंसेस करके, उसको मैंने पूरा पढ़ा हुआ था। आई थिंक जितने भी CSIR नेट में बैठते हैं लाइफ साइंस के लिए या गेट के लिए, वो सब उसी बुक को फॉलो करते हैं। तो मैंने पाथफाइंडर पढ़ा था, वो मतलब फंडामेंटल ठीक करने के लिए ठीक है, मतलब अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उसी से कर सकते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, बट इट्स गुड, मतलब एंट्रेंस पर्पस से वो सही है, कुछ हद तक सही है। उसमें बेसिक नॉलेज है, आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। जैसे फिजियोलॉजी की गाइटन है, वो आई गेस मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, और मैंने भी पढ़ी है गाइटन, मैंने भी पढ़ी है गाइटन एंड हॉल फॉर मेडिकल फिजियोलॉजी। तो उसी तरह के स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप सेल बायोलॉजी की पढ़ पाते, बायोकेमिस्ट्री के लर्निंगर पढ़ पा रहे हैं, तो पाथफाइंडर की एक और बुक है बायोटेक्निक्स की, वो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उससे अगर आप UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हो जाएगी उससे। बायोटेक्निक्स, अगर आपका जूलॉजी है, जो पेपर है जूलॉजी है आपका UPSC में ऑप्शनल, या फिर एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक वाला पार्ट भी, अगर आप वो बायोटेक्निक्स वाली बुक पढ़ लेंगे पाथफाइंडर की, तो आपकी फंडामेंटल बहुत सही हो जाएगी। तो पाथफाइंडर पब्लिकेशन है, उसकी एक बायोटेक्निक्स की बुक आती है, ब्लू कलर का कवर आता है, तो वो मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो बुक हर एग्ज़ाम के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाता है। गेट के लिए भी मैंने उसको रेफ़र किया था, नेट के लिए भी उसी को रेफ़र किया था, और एनवायरमेंटल साइंसेस में भी बायोटेक्निक्स ऐसा है कि वो मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो वो हर जगह पूछे जा सकते हैं। तो वो मैंने पाथफाइंडर से मैंने कुछ स्किप ही नहीं किया है, पाथफाइंडर की एक लाइन पढ़ी है, और जहाँ फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, एक फैक्ट को मैंने ऐसे चिपका, जैसे यहाँ मैप चिपका हुआ है वैसे ही उसको चिपका के याद भी किया है पेजेस में, तो वो आप ज़रूर से करें। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके थोड़े फास्ट होने चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम CSAT लेवल का, पर आप CSAT प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। CSAT को हम एक हायर स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, UPSC के CSAT को। अगर आप उस लेवल की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यस, मैंने कोई स्पेशल बुक्स नहीं पढ़ी है। एनवायरमेंटल साइंसेस की तो मैंने बस UGC नेट का ही जो सिलेबस पढ़ा था बस वही, और लाइफ साइंस का जो मैंने BSc MSc में जो बुक्स मैंने पढ़े थे बस वही पढ़े। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल बुक्स आती नहीं है इस तरह के एग्जाम्स के लिए, ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं। तो वो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैंने अगर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, समझ के पढ़ी हैं, तो मैं कर पाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं मुझे, तो मैं रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स करके एक और पार्ट डाल दूंगी। आपको और भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछ लें कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई दे सकूं और क्लैरिटी के साथ दे सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूंगी, मैं प्रूफ के साथ ही आती हूँ। मैं सारे करिकुलम्स पढ़ती हूँ, मैंने सारे नोटिफिकेशंस पढ़ती हूँ वापस से, कुछ मुझे पता होती है और डाउट थोड़ा सा भी रहता है तो मैं कंफर्म होने के लिए फिर से सारे नोटिफिकेशंस पढ़ती हूँ और फिर मैं रिप्लाई देकर वीडियो बनाती हूँ। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि अगर किसी ने पूछा है तो उनको उतना फेथ है मुझ में या मेरी कैपेबिलिटी में, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैं चाहूँगी कि उनको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे और मैं भी खुद डाउटफुल होकर कोई बात ना करूँ, मैं पूरी क्लैरिटी के साथ सारी बातें करूँ। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए जो एकेडमिक्स में मैंने फेस किए हैं और मेरा कोई क्लियर ही नहीं करने वाला था। तो जो भी मदद चाहते हैं इसी तरह के डाउट्स क्लियर करने में, क्लैरिटी के साथ बात करने में, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।